एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ना है। तो देखो नॉर्मली इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर लें। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, कैसे गैस का एक्सचेंज हुआ एल्वियोली में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोली, एल्वियोली में कैसे एक्सचेंज हुआ ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे ब्लड तक पहुंचा गैस, फिर देखेंगे ब्लड से टिश्यू तक कैसे गया, और फाइनली टिश्यू से वापस ब्लड में कैसे आया। क्योंकि यहाँ के बाद तो फिर यही बात होना है, एल्वियोली पहुंचेगा वो गैस, या यूं बोलो यहाँ नहीं पहुंचेगा वो, कुछ यहाँ पहुंचेगा, वापस से ब्लड यहाँ आया और उल्टा हो जाएगा, ब्लड से एल्वियोली, एल्वियोली से फिर एक्सचेंज ऑफ गैस सराउंडिंग में, यही होगा ना। तो यहाँ यही पढ़ना है एक्चुअली। अभी देखते हैं कि क्या है, कैसे होता है, प्रेशर क्या, बात हम लोग पहले भी किए थे कि यहाँ सब कुछ प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, सब लोग बात किए थे ना। अभी देखते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे रोल प्ले करता है। देखो एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है, सब लोग जान रहा है। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं मेन चीज, उसके बाद देखेंगे। सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में पढ़े हैं। रेट ऑफ, लिख लो इसको साइड में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन, फर्स्ट इज solubility of gas, solubility of gas, and second is thickness of membrane, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कितना मोटा है ये भी मायने रखेगा। अभी देखेंगे कैसे क्या। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है। एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, पहले ही बात किए थे कि दो जगह एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज कौन सा गैस, तो O2 और CO2 एक्सचेंज होगा। ठीक है, किस प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन से। अच्छा, किस पे बेस्ड होता सिंपल डिफ्यूजन, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन के लिए हमेशा ही पहले से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, पढ़े ना, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब भी था डिफरेंस, और यहाँ साफ साफ लिखा है बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई दिक्कत नहीं। आगे ये जो लाइन लिखे हैं ये अभी हम लोग लिख चुके हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है भाई, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ये डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कल ही समझा दी थी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसी को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जरा एक बार देख लो पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बात किए थे कि अगर इस रूम में, कल रूम के एग्जांपल लेते कि रूम में हर गैस है, तो उसमें जो सिर्फ नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, है ना। और उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पी, जैसे मान लो अगर हम लिख रहे हैं P(N2), तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं PO2 तो क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल 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 उसी तरह। तो याद रखना ये चीज, आगे हम बार बार यूज करेंगे, देख लो, रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो प्रेशर बाहर में क्या है और अंदर में क्या है, इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। एक्चुअली में मेरा मतलब है कि अंदर और बाहर में ऑक्सीजन और CO2 के प्रेशर में क्या अंतर है। जैसे मान लो
ये आपका लंग्स है, अगर ये आपका लंग्स है और यहाँ एयर का प्रेशर ओवरऑल अधिक है, यहाँ एयर का प्रेशर कम है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन एयर में तो मैक्सिमम नाइट्रोजन है ना, अगर यहाँ एयर का प्रेशर अधिक है मतलब यहाँ पे ओवरऑल नाइट्रोजन का प्रेशर अधिक होगा और नाइट्रोजन अंदर आएगा, तो इससे हमको फायदा होगा क्या? नहीं होगा, हमको नाइट्रोजन नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में हमको एयर के प्रेशर का मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर में अधिक हुआ और अंदर में PO2 अगर कम हुआ, तब समझ में आता है कि अच्छा ऑक्सीजन आएगा अंदर, हमको इससे मतलब है। इसीलिए हम लोग बात यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का कर रहे हैं, ना कि एयर प्रेशर का। नॉर्मल प्रेशर का बात इसीलिए नहीं करते, ठीक है। और कहाँ पे किस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये इस टेबल में दिया हुआ है, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पार्शियल प्रेशर mmHg में, मिलीमीटर राइज ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, CO2 और O2 का। लेकिन हम इस सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करना चाहेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसको याद रखो, यार देखो हम जो चेंज कर रहे हैं वो आप लोग भी चेंज कर लीजिए। सबसे पहला कलर चेंज कर देता हूँ। एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप याद रखिएगा 153 और CO2 का 0.3 सही है, ठीक है। एल्वियोली का भी 104 और 40 सही है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 और 45 सही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी पढ़े हैं हम लोग, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हम कुछ चेंज करेंगे, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड पढ़े हैं ना, इसको काट दो, यहाँ लिखो पहले ऑक्सीजनेटेड, मतलब इस वाले को यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो तो हो जाएगा 95 और 40, समझ में आ रहा है। अच्छा इस वाले को यहाँ करो तो हो जाएगा 45 और यहाँ हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, समझ में आ रहा है। और ये वाला ठीक ऐसा क्यों किए? बता रहे हैं क्योंकि, समझ में आ रहा है। देखो कोई डाटा गलती नहीं है, डाटा में चेंज नहीं किया, सिर्फ इस सीक्वेंस को याद करने के लिए चेंज किए हैं कि पहले हम एटमॉस्फेरिक एयर का याद करेंगे, फिर एल्वियोली का याद करेंगे, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का याद करेंगे, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का याद करेंगे और फिर टिश्यू का याद करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस बदल लो, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे एक ऐसा चार्ट बना ही लो तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कर दोगे तो उससे फायदा ज्यादा होगा, ऐसा करके बना लो। कर लिए बुक में। बुक में कर लिए थे आप? कर लिए तो ठीक है। फिर अब देखो हम समझा रहे हैं ऐसा क्यों किए। आई होप कि आपको आपका स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो, है नहीं तो आपके पास आपका बुक तो है नहीं, मिलाते रहना। देखो सबसे पहले ये है आपका लंग्स, ठीक है। क्या है ये? लंग्स। जाहिर सी बात है एल्वियोलस दिखा रहा है लिख के। देखो एटमॉस्फेयर में क्या था वही हम लोग यहाँ पढ़े थे, एटमॉस्फेयर में क्या था वो हम लोग यहाँ पढ़े थे, देख पा रहे हो। उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है कि मेरे एल्वियोली में कितना आया। तो मेरे एल्वियोली में देखो PCO2 है 40 और PO2 104, जो हम लोग यहाँ पढ़ के आए। कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर तुम आगे देखो तो देखो सबसे पहले तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन आया होगा, है ना। बॉडी में ऑक्सीजन आया, बॉडी में ऑक्सीजन आने के बाद क्या हुआ भाई? बॉडी में ऑक्सीजन आने के बाद सबसे पहले तो वो एल्वियोली में पहुंचा, एल्वियोली में पहुंचने के बाद वहां पे जो PO2 और PCO2 था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डिफ्यूज किया, या यूं बोलो कि ब्लड के साथ डिफ्यूज किया, और डिफ्यूज करने के बाद ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड बना दिया। क्या किया ना, वो डिफ्यूज किया और ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड बना दिया। ठीक है भाई, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ तो सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का याद किए। सबसे पहले एल्वियोली में एयर पहुंचा, वहां पे 104 और 40 था। उसके बाद जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंचा, वहां पे क्या था 95/40। मतलब देखो CO2 का अमाउंट तो जो एल्वियोली में है वही अभी भी ब्लड में है, लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हुआ, ऑक्सीजन कुछ कम ट्रांसफर हुआ। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देखो यहाँ लिखा भी है
वहां से आया तुम्हारा पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ, और वो सिस्टेमिक आर्टरीज में गया। सिस्टेमिक आर्टरीज उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले आर्टरी को हम बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक वेन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक वेन्स। याद रखिएगा, ये थ्योरी में नहीं है, सिर्फ यही दिया है बस। तो सबसे पहले एल्वियोली में, वहां से गया क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों जगह सेम था 40-40, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया। एल्वियोलस में 104 था और तुम्हारा ब्लड में 95 है। उसके बाद आवाज कट रहा है आपका। तो आवाज कट रहा है, हम ही थोड़ा थोड़ा चुप होके बोल रहे हैं। अभी देखो, तो सबसे पहले था तुम्हारा एल्वियोली, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखो क्या होगा, ये ब्लड जाएगा टिश्यू में। ये ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यू तक। और टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, यही होगा ना? ये ब्लड टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए टिश्यू का में क्या होगा जरा बताना। टिश्यू में इस 95 का 40 जाएगा और CO2 वहां बन के CO2 का अमाउंट को बढ़ा देगा। देखो, कहने का मतलब ये कि 40 एल्वियोलस में था, वो 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैरी नहीं हुआ। किसका बात कर रहे हैं? CO2 का बात कर रहे हैं। CO2 जो एल्वियोलस में था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं गया, ऑक्सीजन का ट्रांसफर हुआ। और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होने की वजह से, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए 104 पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का एल्वियोलस में था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ 95 रहा। अभी देखो, वही ऑक्सीजन अब वापस से टिश्यू में ट्रांसफर होगा। टिश्यू में जब वो ट्रांसफर होगा तो वो 95 का 95 ट्रांसफर नहीं होगा, फिर से अमाउंट कुछ घट जाएगा और जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? 40। अच्छा, ऑक्सीजन तो कम हुआ, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप CO2 के बारे में देखो तो जाहिर सा बात है टिश्यू CO2 बना रहा है, तो वहां पे तो CO2 का अमाउंट बढ़ना चाहिए था, जो साफ साफ दिख रहा है। पहले 40 था और अभी कितना हो गया? बढ़ के 45। कोई दिक्कत है? 45। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं भैया, नहीं, ठीक। नहीं। अभी देखो, यही जो है, यही जो बना, ये कहाँ का है? टिश्यू का। यही ऑक्सीजन और CO2 का अमाउंट वापस से ब्लड को ट्रांसफर होगा। इस बार कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर होगा। तो जाहिर सा बात है, ये जो 45 पार्शियल प्रेशर था CO2 का, वो ब्लड में जब ट्रांसफर होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा? जाहिर सा बात है उल्टा होगा, है ना? हाँ, उल्टा हो सारा जाएगा, का कम सारा हो जाएगा। CO2 पहुंच गया तो ये 45 हो गया। और जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो कितना हो गया? 40। देखो 45। जस्ट उल्टा है, हाँ। ये ऐसे और ये ऐसे, इसलिए बस मेनली सीक्वेंस बदलवाए थे। अब देखो याद करना कितना आसान है, 40-40 तो सेम ही है, देख रहे हो? 40-40 यहाँ सेम है, तुमको 104 और 95 याद करना है। उसके बाद ये 40 हाँ, यहाँ गया और फिर यहाँ गया, और यहाँ पे जो 45 था 40 उसी का यहाँ 45 भी सेम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अभी समझा मैं सीक्वेंस चेंज क्यों करवाए थे? सीक्वेंस चेंज भैया करने एटमॉस्फेरिक, उसका कोई काम नहीं, उसका कोई काम नहीं, वो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, पूछेगा इन्हीं सब में से कोई, उसको याद रखना होगा आपको। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जरा बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो भले ही आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात कर रहे हो, एक सेकंड रुको, एक चीज और गड़बड़ाया है ना। CO2 45 ऑक्सीजन 40 है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन तो यहाँ भी 40 है, CO2 45 है, ये उल्टा कर दिया। देखो, ऊपर में CO2 का बात कर रहे थे ना, सॉरी ऊपर में O2 का बात कर रहे थे और नीचे में CO2 का बात कर रहे थे। तो टिश्यू में O2 कितना था? टिश्यू में O2 कितना गया? 40 और 45, ठीक है ना? और CO2 कितना गया? तो 45 गया। यही वाला, ये जो ऑक्सीजन था, भैया हाँ भैया हाँ, टिश्यू में 95 ना गया। टिश्यू में 95 नहीं गया ना, कुछ अमाउंट घटा। 104 से यहाँ 95 गया था, अमाउंट घट के 95 से फिर यहाँ 40 गया, अमाउंट घट के टिश्यू के बाद सेम रह जाता है।
टिश्यू के बाद सेम रह जाता है। अभी ठीक है। हाँ भैया ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है 40 ऑक्सीजन का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है तो 45। यही हम तब से बोले तो मिस कर रहे थे। देखो जो यहाँ CO2 होगा टिश्यू में, देखो यहाँ देखो डायग्राम देखना, यहाँ जो CO2 होगा जाहिर सा बात है यही CO2 नहीं ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अभी यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45, तो जाहिर सा बात है यही CO2 ब्लड में ट्रांसफर होगा और यहाँ का पार्शियल प्रेशर को 45 करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट अगर 40 है तो जाहिर सा बात है यही टिश्यू इसमें ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे 40 होगा। अभी अब कोई तुमसे मान लो पूछ दे कि जरा बताओ यहाँ पे PCO2 कितना होगा, जरा कोई बताएगा? 45। बिल्कुल बिल्कुल समझदारी दिखाया, जो यहाँ रहेगा वही तो यहाँ भी जाएगा भाई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो देखो अगला पॉइंट में इंटर करते हैं। सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है इस डायग्राम में। ये बहुत पूछता है डायग्राम, डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, डायग्राम बना के दे देगा, लेवलिंग पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ समझदारी दिखाएं। ओह वाह, नए वाले बुक में चेंज किया है। ये आपके बुक में है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी? नहीं, हाँ है भैया, नए वाले बुक में है। हाँ नए वाले में है। मेरे में नहीं है। नहीं है तो ये चीज नोट कर लो, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये मेरे में भी नहीं था, नोट कर लिए। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है। वाह ये भी चेंज किया, देखो ये भी लिख दिया स्क्वायमस एपिथेलियम, लिखा है ना नए बुक में, नहीं ये भी लिखा है, मेरे में। पुराने में नहीं है। ये सब हम इंपॉर्टेंट अपने बुक में अलग से लिखे थे, ये दोनों ही लिख दिया वो नए वाले बुक में, तब तो कुछ लिखने को बचा ही नहीं। एक चीज बस यहाँ लिख लो, इन सब का विड्थ मिलाकर, इन सब का विड्थ मिलाकर, अभी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, टोटल विड्थ इज लेस देन 1 mm। सबको मिला के भी टोटल विड्थ कितना है? टोटल विड्थ इज लेस देन 1 mm। लेस देन 1 mm। सब मिला के भी 1 मिलीमीटर से पतला है, इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन हो पाता है, ये तो नहीं हो पाता। बहुत मोटा लेयर होता तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता। अभी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पे आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बुक में, आपको कोई कलर चेंज करके मार्क करना है। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से बहुत हाई होता है। सिर्फ सॉल्युबिलिटी ही नहीं, ये जो डिफ्यूजन का स्पीड है ना वो भी बहुत हाई होता है। देखो ये भी लिखा है, द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। इसीलिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, ये जो मेम्ब्रेन जिसका भी हम बात किए, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 3 मेजर लेयर से मिलकर बना है। कितने लेयर से? 3। कौन कौन? सबसे पहले थीन स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, जो ये वाला हम बात कर रहे हैं। रुको, ये देखो सबसे पहला लेयर ये वाला स्क्वायमस एपिथेलियम का लेयर, ये देख पा रहे हो। उसके बाद द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो ये है एंडोथेलियम, ये वाला, तो इसका हम नाम दे रहे हैं नंबर 2। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है छोटा सा, ये जिसको आपको येलो से दिखाया है बुक, देख रहे हो ये स्पेस, इस स्पेस का एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। ये देखो ये स्पेस, ये वाला, कलर चेंज करके दिखाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। ये स्पेस देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? तो येलो वाला। हाँ येलो वाला जिसको हम रेड से दिखाए हैं। तो सबसे पहले ये लेयर, मतलब ये वाला एक, उसके बाद येलो वाला 2 और ये 3। तो ये जो 3 है ना, इन्हीं तीनों के बारे में बोले हैं कि इनका टोटल विड्थ भी 1 mm से कम होता है। कंपोज ऑफ थिन, तीसरा कौन है? देखो 2 सेल का लेयर दिख रहा है, और बीच का ये जो तुमको येलो वाला पार्ट ये जो दिख रहा है, जिसको अभी हम रेड कर रहे हैं, दिख रहा है, हाँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बात किए थे एनिमल टिश्यूज में कि कभी भी कोई टिश्यू अकेला नहीं होता,
उनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जरूर होता है, खासकर एपिथेलियल टिश्यू तो जरूर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, एक्सेप्ट यूरोथीलियम, बाकी ये थे। याद आ रहा है कुछ? बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू का पहचान है, बिना इसके कोई एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है। एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? यूरोथीलियम। दो जगह से पढ़ना था, एक तो एक्सक्रीशन में और दूसरा एनिमल टिश्यूज में। तो एक्सक्रीशन में नहीं बताए थे क्योंकि एनिमल टिश्यू में बताए थे। ऐसे ही अब ये एक्स्ट्रा ही है, एनिमल टिश्यू से भी और एक्सक्रीशन से भी। यूरोथीलियम एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर का इनर लाइनिंग को बनाता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। याद आ रहा है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़े थे, हाईली स्ट्रेचेबल होता है, ऐसा हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, बिल्कुल वही है। तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the cell, surrounding the single layer epithelial tissue of capillaries in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissues than that of CO2 from tissue to alveoli. जाहिर सा बात, अगर यहाँ पे PO2 अधिक है, अगर यहाँ पे PO2 अधिक है और इस ब्लड में PO2 कम है, तो ऑक्सीजन तो ऐसे ट्रांसफर होगा ही होगा, है ना? ऑक्सीजन ट्रांसफर होने का दो बात, एक भैया नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बोलो? वो जो आप लेयर वाला बताया ना, पहला दूसरा तीसरा, चलो अभी दिखाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। कहाँ गया जी? ये है एल्वियोली। क्या है ये? एल्वियोली। हाँ, एल्वियोली का ये सेल एक सेल लेयर है, समझे? उसके बाद देखो, हाँ ये रहा आपका ब्लड टिश्यू, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे ब्लड होगा आरबीसी। तो अगर यहाँ से किसी चीज को ऑक्सीजन, अगर मान लो यहाँ प्रेशर अधिक है, यहाँ पे अगर PO2 कम है, तो जाहिर सा बात है कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा। हाँ कर जाएगा। ये ट्रांसफर होने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। चीज नंबर 1, वो ऑक्सीजन को पहले तो ये लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये जो बीच का स्पेस तुमको दिख रहा है, ये खाली नहीं है, इसी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर ऑक्सीजन को क्रॉस करना है तो पहले वो इस एल्वियोली वाले लेयर को पार करेगा, फिर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, और फिर तीसरा ये वाला ब्लड कैपिलरी वाला जो ये लेयर है, इसको भी पार करेगा, समझे? तभी ना वो यहाँ ब्लड में पहुंचेगा ऑक्सीजन। यही बात हम कर रहे थे कि देखो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये था, जिसको क्रॉस करेगा, 3 लेयर को क्रॉस करेगा, तब ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड में। और इन तीनों लेयर का, अगर इन तीनों लेयर का टोटल विड्थ का बात करें, फिर भी वो 1 मिलीमीटर से तो कम ही है। अभी ठीक है? हाँ बस हाँ भाई। अभी एक बात ऊपर में जो हम हड़बड़ी में निकाल दिए हैं, ज्यादा फोकस नहीं किया, चाहेंगे दोबारा से फोकस करो, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम चाहेंगे बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिए। इस CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से 20-25 गुना अधिक होता है, समझे? मतलब मान लो कि यहाँ पे एक वॉल बना दो, यहाँ रख दो PCO2 और यहाँ रख दो PCO2, दोनों का अगर प्रेशर बराबर है, या यूं बोलो कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस बराबर है, तो CO2 ज्यादा ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन कम ट्रांसफर होगा, क्योंकि CO2 का ट्रांसफर होने का रेट हायर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। देखो ये इस चैप्टर का जान है, अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अब जो पढ़ेंगे हम लोग, वो इस चैप्टर का जान है। देखो हमारे बॉडी में जो ट्रांसफर होता है गैस का, वो दो तरह से होता है, या यूं बोलो कि बहुत तरह से होता है, बट मेनली दो टाइप में हमको पढ़ना है। एक ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे होता है, और दूसरा कि ट्रांसपोर्ट CO2 का कैसे होता है, क्योंकि हमको एल्वियोली से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेकर जाना है, एक बात। और दूसरा बात
हमको वापस से टिश्यू में जो CO2 बना उसको वापस एल्वियोली तक लेकर आना है ना। दो चीज होता है। तो इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हम यही दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बात, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे कैसे होता है और CO2 का कैसे कैसे होता है, उसको एक ओवरऑल चार्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हम इसको आगे मिटाएंगे तुरंत, क्योंकि हमको और भी बहुत कुछ समझाना होगा। तो आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा साथ साथ में। देखो, तुम लोग यहाँ लिख लेना, यहाँ इतने स्पेस में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना इसके बाद, क्योंकि हमको यहाँ और कुछ लिखना है। तो तुम इतने में हटाने की कोशिश करना, क्योंकि हमको यहाँ लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखाएगा, इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसका ट्रांसफर आरबीसी से होता है। ठीक है, सारा कुछ हम लोग को लगता है कि आरबीसी ट्रांसफर कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। 97% ऑक्सीजन ही आरबीसी ट्रांसफर करता है। बाकी का 3% ऑक्सीजन ये जो है ये डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा में ट्रांसफर होगा, मतलब डिसॉल्व इन प्लाज्मा एंड देन ट्रांसफर्ड। ठीक है, अभी CO2 का बात करते हैं। CO2 में तो और खेल है, मतलब ये तो हमारी उम्मीद के ठीक उल्टा होता है। एक्चुअली में CO2 में 20 to 25% ऑफ CO2 जो है सिर्फ यही आरबीसी से ट्रांसफर होता है। मतलब आरबीसी मेनली CO2 को ट्रांसफर नहीं करता है। नेक्स्ट इज 70% ऑफ CO2 जो है ये बाइकार्बोनेट से होता है। एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और ऑलमोस्ट 7% ऑफ CO2 जो है वो डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, सिर्फ 70% ही जो है वो डिसॉल्व्ड स्टेट ऑफ प्लाज्मा के, सॉरी 7% जो है वो प्लाज्मा से ट्रांसफर होता है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 20 to 25% आरबीसी से। ये CO2 का बात हुआ। और अगर बात करें आरबीसी के लिए, कब बताए थे क्या क्लास शुरू होगा? तुम्हारे पे मैसेज गया नहीं गया? मैसेज